सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे हमने कल बात की थी, आज आपको सुनाएंगे दगड़ी चाल पे उस बड़े हमले की कहानी, जो बहुत बार आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल करते रहे हैं कि वो किस्सा आपको सुनाया जाए, लेकिन कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आ रहा था जो उस किस्से को बयान कर सकता या जिसके पास पूरी पुख्ता जानकारी उस हमले की होती। पिछले 2-3 दिन से एक शख्स मुंबई से मेरे साथ कांस्टेंट टच में है और उन्होंने पूरी कहानियां सब बताई, सतीश राजे की, सुभाष सिंह ठाकुर की, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की, इनकी बैकग्राउंड की। सतीश राजे और साबिर, दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई जिसका 81 में मर्डर होता है प्रभा देवी में, उसकी दोस्ती की कहानियां, बहुत सारे मुझे किस्से सुनाए। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं आपको जानता नहीं है, कभी हमारी मुलाकात हुई नहीं, तो ये सब बातें जो आप बता रहे हो देखने में, सुनने में सही तो लग रही हैं, लेकिन क्या सबूत ऐसा कुछ आप कोई थोड़ी सी पुख्ता बात कर सके तो मेरे लिए आसान होगा इसको आगे नशर करने के लिए। उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे और कुछ पुलिस वालों का नाम लिया। मैं पिछले 2 दिन से वो डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास थे उनके ऊपर जिन लोगों का सिग्नेचर था, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि ठीक है, ये सिग्नेचर हमारे हैं और ये डॉक्यूमेंट हमने ही लिखे थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा याद नहीं था कि वो ये डॉक्यूमेंट्स गो बैक टू 1976, 1976 के कागजात। तो उन्होंने अपने सिग्नेचर पहचाने और जो डॉक्यूमेंट्स में जो वार्तालाप लिखी हुई है वो उन्होंने कहा हमारी ही है। आज शख्स को हम जानते भी थे, सतीश राजे को, लेकिन पूरी बातें अभी याद नहीं है। 76 से आज देख लीजिए कितने साल हो गए, 24 साल वो और 24 ये, 48 ईयर्स। और वो ऑफिसर जिन्होंने वो दस्तावेज दिए थे वो रिटायर हुए भी उनको बहुत साल हो गए। उनको वो केस याद नहीं आ रहे थे जिनका जिक्र था उन डॉक्यूमेंट से, लेकिन बहुत सारी नई जानकारी साबिर और सतीश राजे की दोस्ती की सामने आई, जो कंफर्म हो गई। फिर मैंने उन पुलिस वालों से बात की जिनका नाम इन भाई साहब ने लिया था। उनमें से कोई मुंबई में है, कोई मुंबई से बाहर है, एक उनमें से शख्स प्रदेश में भी है, आउट ऑफ इंडिया। तो मैंने उन लोगों से भी बात की और सब लोगों ने इस बात की को एग्री किया कि जो बातें आप बता रहे हो या जिस भी आदमी ने आपको ये बातें बताई हैं ये सही है। हाँ, 1-2 अफसर ऐसे थे जिन्होंने बात करने से मना कर दिया, शायद वो अभी कोई अपनी किस किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते होंगे। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम वाम कहीं नहीं आए, कहीं जिक्र नहीं हो। तो ये सब होने के बाद कल मैंने फैसला किया था कि जब सब चीज़ें कंफर्म हैं तो इनको शेयर किया जा सकता है। सतीश राजे के कत्ल के बाद जो दाऊद गैंग में एक तरतहल्ली मची थी, उसका जिक्र इन भाई साहब ने किया। बहुत गुस्से में थे दाऊद भाई, दाऊद और उसके भाई अनीस, दूसरे सब, क्योंकि ये सतीश राजे उनके परिवार का हिस्सा था। जवानी के समय से साबिर का दोस्त था, उम्र में दाऊद से, नूरा से, अनीस से बड़ा था। साबिर का हम उम्र था। बहुत से काम इन दोनों ने साथ में किए थे दोस्ती खाते में।
उसमें एक किस्सा जो उन्होंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले वो सुना देता हूँ, क्योंकि दगड़ी चाल पे हमले का किस्सा इतना लंबा नहीं है जो 15, 16, 18 मिनट की वीडियो बनाई जा सकती। उसमें जो कुछ और बातें हैं जहाँ से इन दोनों की दोस्ती का पता चलता, उनमें से एक बहुत हिलेरियस इंसिडेंट, आप भी बहुत हंसोगे। ये बात भी उन्हीं दिनों की है, 77, 78 की या 76 की भी हो सकती है, उनको साल बराबर याद नहीं था। दाऊद तभी कहीं नहीं था, फील्ड में नहीं था, वो अपने बड़े भाई के साथ साथ चलता था, बस इतनी उसकी इम्पोर्टेंस थी, उसकी पहचान थी कि दाऊद साबिर का भाई है। तो इस शख्स के सतीश राजे का घर परेल में था, जहाँ पे एफकन इंस्टीट्यूट है, उसके सामने थोड़ी सी टेकड़ी है, उसके ऊपर का फ्लैट था। तो ये लोग अक्सर साबिर उसको मिलने आ जाता था, और कभी सतीश राजे साबिर को मिलने पाकबोड़िया चला जाता था, जहाँ कहीं और मिलते थे। ये इनकी आपस की दोस्ती थी। तो उसी परेल में सतीश राजे के घर के नीचे एक पेड़ के पास कुछ एक बैठने की जगह बनी हुई थी, तो वहाँ बैठ के गप्पे लड़ाया करते थे। जिस दिन की वे बात सुनाई उनके उस करीबी ने, उस दिन ये तीनों वहाँ बैठे थे, साबिर, साथ में दाऊद था और सतीश राजे। अब ये सब इतना करीबी है उनके, सबको जानता है, सबको अच्छी तरह, और जो उसने खबर बताई उसकी पुष्टि भी कुछ लोगों ने की। अब किस्सा सुनिए आप। ये तीनों बैठे गपशप लड़ा रहे थे, तो एक जो चलते फिरते ज्योतिषी होते हैं, उस जमाने में बहुत थे। जब मैं 76 में बॉम्बे गया तो मैंने भी बहुत से ज्योतिषी देखे थे, जो आते जाते आपको आवाज़ लगाते थे, ख़ास तौर पे रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत हुआ करते थे। तो गलियों में घूमा करते थे आपका भविष्य बताने के लिए, और बड़ी मीठी आवाज़ से बात किया करते थे। इस किस्म का एक ज्योतिषी अपनी पत्रिका हाथ में लेके वहाँ से निकलता, तो ये तीनों अपना टाइम पास करने के लिए उसको बुला लेते हैं कि पंडित जी आइए, ज्योतिषी जी जरा हमारा हाथ देखिए। उसमें सबसे पहले हाथ उसने देखा साबिर का। हाथ देख के उसने थोड़ा चुप कर गया, और दूसरे दो लोगों को बोला, देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए, नाराज मत होना, कहीं ऐसा नहीं आप मेरे साथ आप मारपीट करने लग जाओ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा। ये तीनों लोग थोड़े से अलर्ट हो गए कि ऐसी क्या बात है, ये आदमी, ये पंडित जी हाथ की लकीरें देख के ऐसे बता रहा है। बोलते कोई बात नहीं, आप बताइए, हमें आपके ऊपर आप जो बताओगे वो अपनी शिक्षा विद्या के हिसाब से बताओगे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, बताइए। तो उसने कहा कि इस आदमी का दुनिया में ज़्यादा देर रहना संभव नहीं है, बहुत कम समय है इसके पास, ये ज़्यादा देर जिएगा नहीं। तो दोनों लोग बड़े परेशान हुए, बोले आप कैसी बात करते हो, इसको है क्या, हट्टा कट्टा आदमी है, कोई इसको बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं, पता नहीं इसके हाथ की लकीरें ये कहती हैं कि ये जल्दी ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो खैर दाऊद का हाथ देखा दूसरे नंबर पे, उसका हाथ देख के पंडित जी खुश हुए थोड़ा, कहते हैं ये आदमी तो इसके हाथ में राजयोग है, ये राज करेगा। और सतीश राजे और साबिर मखौल से उस पंडित को बोलते हैं कि इसकी जेब में तो 10 रुपए नहीं होते, ये राज कहाँ से करेगा, तुम नकली पंडित लगते हो यार, मुझे आप मार रहे हो, और इसको जिसको कुछ आता जाता नहीं
कोई पढ़ाई नहीं, कोई हुनर नहीं इसके पास, इसको बोल रहे हो राज करेगा। तो उसके बाद सतीश राजे का नंबर आया हाथ दिखाने का, उसने मना कर दिया। बोलता मुझे इस पंडित पे यकीन नहीं है। एक यंग लड़का जिसने अभी कोई काम काज नहीं किया, सीखा नहीं, उसके पास यहाँ से इतना पैसा, इतनी दौलत, हुकूमत कहाँ से आएगी जो पंडित बता रहा है। और जो बड़ा भाई है, जो मेरा दोस्त है, उसको कह रहा है कि ये जल्दी मर जाएगा। तो उस जमाने में उस ज्योतिषी ने 50 रुपये मांगे थे, तो 50 रुपये वो सतीश राजे ने उसको दिए और उसको भेज दिया, भाई आप जाओ, हमें आपकी बात पे कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, आप जाइए, चाय पानी पीजिए जा। तो ये बात एक किस्सा उस आदमी ने सुनाया सतीश राजे के बारे में। और वाकई ही वो दौर ऐसा था जब दाऊद और साबर के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे को जाके वो अच्छा कहीं पिकनिक मना सके, या कोई फिल्म देखने चले जाएं टिकट खरीद के। वो उनकी थोड़ी बहुत मदद यारी दोस्ती में सतीश राजे किया करता था। ये और भी कुछ लोगों ने मुझे बात बताई थी पहले, लेकिन मैं मानता नहीं था। बाद में उन्होंने बताया कि फैमिली बड़ी थी दाऊद भाइयों की, कमाने वाला एक बाप था। तो जो सतीश राजे ने फिक्रा बोला था कि 50 रुपये तो उनकी जेब में, 10 रुपये तो जेब में होते नहीं, तो तुम इनको इतना बड़ा आदमी बनाने जा रहे हो। तो लेकिन उसके बाद जब हालात बने, चेंज हुए, दाऊद अंडरवर्ल्ड का बॉस बन गया और साबिर 81 में मर जाता है। तो उसके बाद सतीश राजे को लगा कि उस पंडित को कहीं ढूंढना चाहिए, मैं भी अपना हाथ दिखा लूं जो उसने नहीं दिखाया था। लेकिन ये चलते फिरते पंडित कहाँ मिलते हैं। एक बार गया तो गया, पता नहीं कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। और ऐसे पंडित दोबारा उस इलाके में आते भी नहीं है जिस इलाके से एक बार निकल जाते हैं। उनको भी पता होता है कि उनकी आधी बातें सही होती हैं, आधी गलत होती हैं। जिनकी बात कोई गलत निकली होगी, अगर उन्होंने पहचान लिया तो पकड़ के मारेंगे, तो दोबारा उस एरिया में आते नहीं थे। तो ये किस्सा उन्होंने बताया, अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा। खैर, तो उसी भाई साहब ने जो इस पूरे फैमिलीज को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, बहुत करीब से देखा था, उन्होंने कहा कि सतीश राजे के मर्डर के बाद दाऊद और उसके भाई बहुत गुस्से में थे। और उनके और सतीश राजे के चाहने वाले, जिनमें पुलिस वाले भी थे जिनके साथ उसका वास्ता था। ये भी पता चला कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमों को, वो भले बीएमसी के हों या पुलिस के हो या कस्टम के हो या इधर उधर के, जो भी जिनके साथ विधि गैंग का वास्ता पड़ता था, उनके साथ लेना देना जो होता था वो बड़े लेवल पे सतीश राजे ही करता था, क्योंकि दाऊद को उस पर बहुत भरोसा था। दाऊद उसको अपना बड़ा भाई समझता था। खासतौर पे साबिर के जाने के बाद सतीश राजे के साथ उसकी नज़दीकियाँ और बढ़ गई थी, उसको अपना बड़े भाई की तरह मानता था। अब सतीश राजे का मर्डर हो जाता है तो बदला लेने की कवायतें शुरू होती। फैसला ये हुआ कि अशोक जोशी और अरुण गवली दोनों को मारा जाए। अब अरुण गवली को मारने के लिए या तो दगड़ी चाल में जाना चाहिए था, या उसको दगड़ी चाल से बाहर खदेड़ना चाहिए था, ताकि उसको कहीं और घेर के मारा जा सके। तो सतीश राजे के मर्डर के कुछ दिनों के बाद अरुण गवली के जो खास लोग थे उनको बड़े तरीके से मैसेज पहुंचाया गया कि अपने बॉस को बोल दो अब उसकी जान खतरे से खाली नहीं है, बदला लिया जाएगा और उसको खलास किया जाएगा। इस किस्म के जो अपनी भाषा में मैसेज होते हैं पहुंचा दिए गए। और वैसे भी अरुण गवली सतीश राजे के मर्डर के दिन
दगड़ी चाल छोड़ के कहीं और जाके बैठा था, कहीं और पनाह रखी थी, छोड़ दिया था दगड़ी चाल, उसको पता था अटैक हो सकता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो अशोक जोशी के पास चला गया था, लेकिन नहीं, अगर हम इस साक्ष्य की माने जो उस परिवार के करीब था, पल पल की खबर रखता था, अरुण गवली रोज अपना ठिकाना बदल लेता था, कभी बाईकला में, कभी अगरीपाड़ा में, कभी कहाँ। लेकिन जब प्रेशर बढ़ने लगा तो अरुण गवली को खतरा लगने लगा कि अब बात बहुत सीरियस हो गई। तो जिस दिन अटैक की प्लानिंग की गई, उसने दो बड़ी टीमें तैयार की। एक छोटा राजन का ग्रुप दाऊद ने तैयार किया अशोक जोशी को मारने के लिए, एक दाऊद ने अपना ग्रुप तैयार किया जो अरुण गवली के पीछे लगा था, जिसमें कहते हैं सुभाष सिंह ठाकर, सुनील सौतिया, सुभाष सिंह ठाकर जहाँ सुभाष बकड़ा वाला, ये दो मैं कंफ्यूज कर गया नाम से। मैं उस शख्स को आज फ़ोन कर रहा था लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद उसने बकड़वाला का नाम लिया था, सुभाष सिंह ठाकर का नहीं, अगर मुझे बराबर याद है तो सुभाष, अनिल परब, सुनील सावंत, ये तकरीबन 35-40 लड़के लोगों का बड़ा ग्रुप टैक्सियों पे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे भेजा गया दगड़ी चाल। उसी रात को, जिस रात को अटैक करना था, आधी रात को अशोक जोशी पे, एक बार कंफर्म करना चाहते थे, इनके पास पक्की खबर थी कि अरुण गवली और अशोक जोशी एक साथ मुंबई छोड़ के पूना जाने की तैयारी में है। कब जाएंगे वो पता नहीं था, तो जो पूना जाके वहाँ पे बेस बनाना चाहते थे थोड़े दिन, क्योंकि वहाँ इनका अच्छा खासा पूना में होल्ड था, अशोक जोशी का भी और अरुण गवली का भी। और आपने देखा भी होगा जब तड़ी पार अरुण गवली को किया गया था तो उसने वो तड़ी पार के दिन पूना में अपनी ससुराल बाड़ी में ही निकाले थे। बहुत से लोग इसके वहाँ पे हैं, बहुत बड़ा बेस था, और मुंबई के दाऊद गैंग के लोगों के लिए पूना जाके इनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये प्लानिंग की गई कि इन दोनों का खात्मा किया जाए। जब ये खबर अंडरवर्ल्ड में खबरी हर किस्म के होते हैं, इधर की बात उधर करने वाले भी होते हैं, तो उन्होंने अरुण गवली को शायद बता दिया होगा कि तुम जो साथ में निकल रहे हो, अटैक बहुत बड़ा होने वाला। तो अरुण गवली और अशोक जोशी ने साथ रहने की बजाय अलहदा अलहदा रहना बेहतर समझा और एक टाइम फिक्स कर लिया जो किसी को पता नहीं था कि इतनी तारीख को इतने बजे हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और रास्ते में मिलेंगे और पूना जाएंगे। वो पॉइंट भी फिक्स किया था कहीं मुंबई पनवेल के पहले एक इलाके में, जो रोड कांजूर मार्ग से पूना एक्सप्रेस, ईस्टर एक्सप्रेस हाईवे पे आती है, और दगड़ी चाल से वही रोड जाके सीधी साइन होते हुए उसी रोड में मिल जाती है। तो वहीं कहीं जंक्शन पे मिलने का प्रोग्राम बनाया कि वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे आगे पीछे चलेंगे। अब देखिए, पूरी तैयारी करके सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये खबर पक्की है कि नहीं है, अरुण गवली निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, इसलिए 4 दिसंबर को सुबह जो अशोक जोशी पे अटैक होता है, उसके पहले जो 3 तारीख और 4 तारीख की रात थी, उस रात को ये 35-40 लड़के लोग दगड़ी चाल में घुस जाते हैं, वहाँ के घरों की तलाशी लेते हैं, जिन जो इनको पता था वो खबरी साथ में लेके गए थे। अरुण गवली का घर, उसके खास लोगों के घर, उनके बैठने के अड्डे, ये सब पूरा वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, तलाशियाँ लेते हैं, गालियाँ निकालते हैं, चैलेंज करते हैं, लेकिन अरुण गवली और उसका कोई साथी दगड़ी चाल में नहीं था। तो इनको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ नहीं है
तो कहीं निकलेगा तो कहीं और से निकलेगा। इसलिए एक नाका लगाया गया वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर कि अगर इनकी चाल हो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से वहाँ से थाना जाके पनवेल जाते हुए उधर से कहीं रास्ते में मिलेंगे तो पता चलेगा। बाद में पता चला कि अरुण गवली कहीं उधर से नहीं, वो उसी रूट से आ रहा था जिसकी इनके पास पहले खबर थी। लेकिन हुआ ऐसे, जो इस शख्स ने बताया कि जैसे ही सायन के पहले कहीं दादर के पास या धारावी के पास जिधर से भी आ रहा होगा, अरुण गवली की गाड़ी पंक्चर हो जाती और उसको टायर वायर चेंज करने में अर्ली मॉर्निंग, अरे अपने लोग कहाँ इतना रखते हैं अपने पास सामान के टायर चेंज करो, इनको भागने की लगी रहती है। उसमें थोड़ा टाइम का फर्क पड़ा, हालांकि वो गाड़ी वहीं पे छोड़ दी गई थी। अरुण गवली दूसरी गाड़ी से निकलता है, लेकिन अशोक जोशी ने इसका थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसको पता था कि दुश्मन पीछे हो सकता है, वो निकल गया। तो इन लोगों का कहना है कि अगर वो गाड़ी पंक्चर नहीं होती तो उस दिन अशोक जोशी के साथ साथ अरुण गवली की गेम भी हो जाती थी। उसने उसके बाद जब ये पूरा अशोक जोशी का भी सुबह मर्डर हो जाता है, बाद में जब मीटिंगें हुई, लोग इकट्ठे हुए, तो सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि अरुण गवली की किस्मत बहुत अच्छी है। 5-6 बार उस मीटिंग में जिक्र हुआ कि अरुण गवली दाऊद गैंग के हमलों से बचा, तकदीर वाला है, उसको ये कहते। और आप देखिए आज जितने गैंगस्टर थे बड़े पुराने, उनमें से ज़्यादातर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या कुछ छिप के भाग के रहते रहे, बाद में खुद मर गए। लेकिन अरुण गवली जेल में रह के भी, इलेक्शन लड़ के भी, एमएलए बन के भी, पॉलिटिकल पार्टी बना के आज भी जगह पे है। ये नसीब वाला नहीं है तो और क्या है। और वैसे भी कहते हैं कि जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं होता, जो जितने लिखा के लाया है उतनी निकालेगा। तो ये किस्से अंडरवर्ल्ड के खत्म होने का नाम नहीं लेते। बहुत सारे लोग जिन्होंने बातें सुनी होती हैं या करीब रहे होते हैं, उनके पास वर्षन और होता है, और जिन्होंने सिर्फ सुनी हुई होती हैं, कहीं पढ़ी होती हैं या आगे की आगे कहीं चौथा पांचवा सोर्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कई बार गलत निकल जाती है। इसलिए कई बार आप मुझे बोलते हो कि आपने फलां एपिसोड में ऐसा कहा था, उसके बाद में आपने ऐसा कह दिया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस जो है वो चेंज होता रहता है। हकीकत वही होती है, जो मर्डर हुआ वो हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। और बहुत बार मर्डर करने वाले और होते हैं, पकड़े जाने वाले लोग और होते हैं। इसलिए कई बार कहानियाँ अपडेट करनी पड़ती हैं। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि जब मुझे कोई नई पुख्ता जानकारी मिलती है तो मैं अपने आप में सुधार कर लेता हूँ और आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो ये कहानी थी अशोक जोशी और अरुण गवली की दोस्ती की। लेकिन उसमें एक आदमी चला गया, एक आदमी अपनी जगह पे मौजूद है। सतीश राजे के बहुत से किस्से उन लोगों ने सुनाए। सतीश राजे और साबिर क्या क्या करते थे, क्या क्या उनका काम काज था, दोस्ती हुई तो कैसे हुई, उस आने वाले दिनों में और बातें करके और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके और लोगों से बात करके वो भी एक एपिसोड फिर बनाएंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी बहुत दूर तक जाती, और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि एक का बदला दूसरे को मार के ले लिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं,
हर कत्ल के बाद एक नई कहानी शुरू होती, और वो कहानी कब क्या मोड़ लेगी ये किसी को समझ नहीं हो। तो दोस्तों, आज के दिन की इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।